हेलो फ्रेंड्स, प्रॉफिट फ्रॉम इट के द्वारा आयोजित ये पूरी 9 मंथ तो फाइनेंशियल ईयर 2002 के रिजल्ट एनालिसिस सीरीज में आप सबका हार्दिक स्वागत है। दिस होल सीरीज इज इंस्पायर्ड एंड गाइडेड बाय आवर सर, mentor, guru, Mr. Piyush Patel sir, who is a founder of this Profit From It company. As a student, I am presenting today one company, myself, Dr. Subhash Ponkia, Profit From It राजकोट से। आज हम बात करेंगे एसबीआई बैंक के बारे में। एसबीआई बैंक ये जो इंडिया का सबसे बड़ा बैंक है, अगर इसका टेक्निकल चार्ट देखें तो ये बहुत एक लंबे समय से यहाँ पर एक कंसोलिडेशन फेज में चल रहा था, राइट। अभी कोरोना की वजह से एक बार इसमें एक डीप आया, वो डीप आने के बाद फिर से यहाँ से रिकवर हुआ और अभी ये लाइफ टाइम हाई के आसपास चल रहा है। तो अगर ये कंसोलिडेशन फेज के आसपास अगर हमें मौका मिलता है तो 380 टू 450 के की जो रुपीज में उसमें वही हमारा बाइंग रेंज रहेगा। वहां अगर बाई करेंगे तो हमारा यील्ड और अच्छा रहेगा और इन नियर टर्म हमारा टारगेट 850 रुपीज रहेगा। जिनको सिर्फ बाइंग रेंज और टारगेट जानना था उनके लिए यहाँ पे प्रेजेंटेशन खत्म हो जाता है। लेकिन अगर आप ये जानना चाहते हो कि ये टारगेट आएगा कि नहीं आएगा, उसके लिए आपको कन्विक्शन चाहिए। सेकंड की पीएसयू में वो बहुत सारी बैंक्स है, तो क्यों हम एसबीआई को ही प्रीफर करते हैं। और बाकी प्राइस के हिसाब से देखो तो एसबीआई तो महंगा लगता है, बाकी तो कंपनी 10, 20, 50 रुपए में भी मिलती है। तीसरी बात है कि अगर 850 आ भी गया तो वहां हमें होल्ड करना चाहिए कि सेल कर देना चाहिए, प्रॉफिट बुक करके और कंपनी में डालना चाहिए कि नहीं। ये सभी जब हम इन्वेस्ट करते हैं तो अगर कन्विक्शन और कॉन्फिडेंस के साथ करेंगे तो वो हमारे लिए ज्यादा फायदेमंद रहेगा। अगर यही सब क्वेश्चंस आपके दिमाग में है कि ये टारगेट आएगा कि नहीं आएगा, आएगा तो कितने समय में आएगा, टारगेट आए तभी क्या करना चाहिए, क्यों एसबीआई है, ये सभी अगर आपको जानना है तो आगे की जर्नी में आप हमारे साथ जुड़े रहिए। ये प्रेजेंटेशन खत्म होते होते ये सभी क्वेश्चंस का आपको जवाब मिल जाएगा। शुरू करते हैं एसबीआई बैंक के बारे में। फर्स्ट हम पूरा थोड़ा उसका फिगर्स के हिसाब से देखें तो 46 करोड़ कस्टमर्स। वर्ल्ड का लार्जेस्ट पॉपुलेशन में देखो तो चाइना, इंडिया और थर्ड नंबर पर आता है यूएसए का पूरा पॉपुलेशन 33-34 करोड़ का है। मतलब एसबीआई का जो कस्टमर है यूएसए के पॉपुलेशन से भी ज्यादा है। डिपॉजिट में मार्केट शेयर देखो तो इंडिया में जो टोटल डिपॉजिट है उनमें से 24-25% के आसपास एसबीआई का है। मतलब हर 4 डिपॉजिट में से एक डिपॉजिट एसबीआई के पास। एडवांस में भी ऑलमोस्ट 20% का मार्केट शेयर, और 5 में से एक व्यक्ति का जो लोन या तो और बिजनेस रिलेटेड है वो यहाँ से ट्रांजेक्शन होता है, राइट। और अगर फाइनेंशियल इंक्लूजन का देखें तो एक समय पर हमें रिस्क लग रहा था, गवर्नमेंट के अलग अलग स्कीम के हिसाब से, जनधन योजना के हिसाब से जो अलग अलग अकाउंट्स खुल रहे थे, वहां पर लगता था कि अगर लोग इतने ये अकाउंट इतने एक्टिव नहीं रहेंगे तो बैंक पर उसका बोझ बनेगा, ये उसमें इतना ट्रांजेक्शन नहीं होगा। तो इसी वजह से जो रिस्क था, एसबीआई ने 16 करोड़ का अलग अकाउंट्स ओपन किया था। वहीं से आज उसको रिवार्ड मिल रहा है, 2.5 लाख करोड़ का बिजनेस वहीं से आ रहा है, राइट। तो मार्केट शेयर के हिसाब से, डिपॉजिट के हिसाब से, कस्टमर के हिसाब से, बिजनेस के हिसाब से देखो तो इंडिया का सबसे बड़ा बैंक है एसबीआई। एसबीआई की बहुत अलग अलग सब्सिडरीज है, नॉन बैंकिंग भी है, ज्वाइंट वेंचर्स भी है। इसमें से अगर हम 2 कंपनी का बात करें तो एक है एसबीआई कार्ड और एसबीआई लाइफ, ये 2 लिस्टेड कंपनियां हैं। एसबीआई कार्ड, एसबीआई लाइफ दोनों गवर्नमेंट कंपनीज है, लेकिन ये दोनों कंपनी अपने अपने सेक्टर्स में प्राइवेट कंपनियों को टक्कर दे रही है, राइट। ये दैट इज बिकॉज ऑफ दैट इज क्वालिटी ऑफ द कंपनी एंड क्वालिटी ऑफ द मैनेजमेंट। इनके अलावा भी बहुत अलग अलग कंपनियां हैं। एसबीआई जनरल इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस सेक्टर अभी डिमांड में। बाकी अलग अलग पेमेंट बैंक है, जियो पेमेंट बैंक, एसबीआई पेमेंट बैंक। इसी तरह से आप अलग अलग कंपनियां देखोगे। इसमें और एक कंपनी जुड़ी है डायरेक्टली, आप या तो इनडायरेक्टली आप बोल सकते हो, यस बैंक, जो इसी साल वो भी प्रॉफिट में आ जाएगी। वहां भी 30% शेयर एसबीआई का है, तो वो भी अगले साल से ये प्रॉफिट हमें यहाँ भी रिफ्लेक्ट होता दिखेगा। मतलब अब जो हम बात कर रहे हैं वो एसबीआई बैंक की नहीं है, पूरा एसबीआई ग्रुप की हम बात कर रहे हैं, ऐसा यहाँ से देखा जाता है। पीएसयू सेक्टर की अगर बात करें, पीएसयू बैंक में अभी 13 कंपनियां हैं। पहले ज्यादा कंपनियां थी, आपने देखा होगा 3-4 साल पहले तो अलग अलग छोटी छोटी कंपनियां थी। वो कंपनियों को, कुछ कंपनियों को एसबीआई में रखा, कुछ कंपनियों को बीओबी में रखा, उनको पूरा कंसोलिडेट किया। क्योंकि पहले उसमें कुछ दिक्कतें थी और उसको मैनेज करना इतना थोड़ा डिफिकल्ट था, तो उसको कंसोलिडेट करने, उसको अच्छी तरह से मैनेज कर सके, इसी तरह से कंसोलिडेट किया। 10-30 कंपनी बची है, उनका पूरा सेल्स है वो 9 लाख करोड़ का है।
9 लाख करोड़ के सामने एक कंपनी को 8 लाख करोड़ का मार्केट कैप मिल रहा है। ज्यादातर कंपनियां, ज्यादातर इंडस्ट्रीज में आप देखोगे तो सेल्स होगा उससे मार्केट कैप ज्यादा मिलता होगा। मार्केट कैप हमेशा उसको प्रीमियम में मिलता है। एक पीएसयू सेक्टर एक तो गवर्नमेंट की कंपनी है, बैंकिंग है। अभी हम देखते हैं कि इस साल पूरा इंडस्ट्री का प्रॉफिट 35,000 करोड़ का है। एक लास्ट ईयर का है। अगर उससे एक साल पहले या 2 साल पहले आपने देखा होता तो पूरा इंडस्ट्री का मिला के प्रॉफिट नहीं था, यहाँ पर लॉस था। तो उसी समय उसको 8 लाख करोड़ भी मार्केट कैप नहीं मिलता होगा, उससे भी कम था। तो अभी अभी तो जो गवर्नमेंट की पॉलिसी के हिसाब से, कुछ आरबीआई के रूल से, एनसीएलटी जो लॉ लागू किया है उन्हीं के हिसाब से, या तो ये सभी चीजें जो हुई है उसकी वजह से यहाँ धीरे धीरे प्रॉफिटेबिलिटी आई है और धीरे धीरे मार्केट कैप भी बढ़ रहा है। मार्केट कैप में अगर शेयर देखो तो 60% अकेला एसबीआई है, बाकी 40% में बाकी सभी कंपनियां हैं। लेकिन सेल्स में देखो तो उल्टा है, सेल्स में एसबीआई 40% है, 60% में मार्केट। इससे मालूम पड़ता है कि एसबीआई अकेला ऐसा बैंक है कि जिसको 40% सेल्स के सामने 60% मार्केट कैप मिल रहा है। बाकी कंपनियों 40% 60% है सेल्स में, फिर भी 40%, यानी कि बाकी सभी कंपनियां डिस्काउंट में चल रही, एसबीआई अकेला है कि जिसको प्रीमियम मिल रहा है। तो क्यों एसबीआई को प्रीमियम मिल रहा है? ऐसा उसमें क्या प्रिविलेज है, ऐसी क्या क्वालिटी है, राइट? प्रॉफिट में 60% एसबीआई का है, बाकी सभी कंपनियां 40% में, यानी कि प्रॉफिटेबिलिटी में एसबीआई सबसे अच्छा है। नेट प्रॉफिट मार्जिन में देखो तो दो कंपनियां अभी भी लॉस कर रही। 1 साल पहले 2 साल पहले देखा होता तो यहाँ पर मेजोरिटी कंपनियां थी कि जो लॉस करती थी, राइट? दो कंपनियों के सिवा भी देखो तो 1-3% के आसपास का नेट प्रॉफिट मार्जिन है, मतलब नेट प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम है, क्योंकि ये अभी अभी रिसेंटली प्रॉफिट में आई है। तो जैसे जैसे जो भी गवर्नमेंट पॉलिसीज वगैरह का जो इम्प्लीमेंटेशन हम देखते हैं, जैसे जैसे उसमें इम्प्रूवमेंट होगा, तो इसी तरह से यहाँ हम प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी दिखेंगे। एसबीआई का प्रॉफिटेबल नेट प्रॉफिट मार्जिन 6% है। ग्रोस एनपीए देखो तो सबसे कम ग्रोस एनपीए है एसबीआई के। बाकी सभी कंपनियों का देखो तो ऑलमोस्ट 10% से ज्यादा है। एक कंपनी थी आईडीबीआई बैंक, जिनका नेट ग्रोस एनपीए हो गया था 28%। इनकी वजह से उसको एलआईसी को टेक ओवर करना पड़ा, राइट? तो ये पिछले 1-2 सालों से एनपीए में धीरे धीरे इंप्रूवमेंट आया है, इसी वजह से हम ये फिगर दें। इससे पहले तो इनसे भी ज्यादा थे। तो इसी वजह से सभी कंपनियां एनपीए की वजह से, प्रोविजनिंग की वजह से लॉस करती थी। तो वहां पर जायज है कि कोई भी इन्वेस्टर का भरोसा वहां पर नहीं रहेगा, इसीलिए उसको मार्केट कैप भी बहुत ही कम मिलता था। अभी धीरे धीरे प्रॉफिटेबिलिटी में आई है, तो इसी साल हम देखते हैं कि सेल्स और मार्केट कैप ऑलमोस्ट सेम नजदीक आ रहा है। धीरे धीरे उसमें भी हम प्रीमियम देखें, राइट? रिटर्न ऑन इक्विटी भी देखो तो आईओबी तो एक्सेप्शनल गेन की वजह से 440 है, एसबीआई का 12% है। बाकी सभी कंपनियां अभी अभी उसका नेट रिटर्न ऑन इक्विटी कम है, क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी की अब शुरुआत हुई। जैसे जैसे प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी, रिटर्न ऑन इक्विटी भी बढ़ेगा। मतलब यहाँ पर हम एक देखते हैं कि जो एक बहुत बुरा समय था, उनमें से धीरे धीरे एक यू टर्न आता है, यू टर्न आता हुआ दिख रहा है। तो अगर जिस तरह से इस तरह से चेंजेस होगा, तो हम इसीलिए यहाँ पर हम अभी देख रहे हैं कि इंडस्ट्री प्रॉफिटेबल हुई है और धीरे धीरे उसमें से सुधार होते दिखेगा। लेकिन इसमें सबसे बाकी सभी पैरामीटर्स देखो तो सबसे जो अच्छा निकल के आ रहा है वो है एसबीआई बैंक। एसबीआई बैंक का अभी तक का बिहेवियर एनालिसिस देखेंगे तो बाकी सभी कंपनियों का बिहेवियर भी इस तरह से सेम होगा, लेकिन क्वालिटी में डिफर होगा। वो हम कंपेरेटिवली बात करते हैं। सेल्स में देखो तो जो 30,000 करोड़ का बिजनेस था 2001 में, वो अभी ऑलमोस्ट 4 लाख करोड़ के आसपास हो गया है, और इस साल हम उम्मीद करेंगे 4 लाख से भी ज्यादा होगा। 40% सीएजीआर से सेल्स बढ़ा है, सेम थिंग 40% सीएजीआर से प्रॉफिट भी बढ़ा है। जो 1600 करोड़ का था वो आज 22,000 करोड़ का है, और ये साल हम उम्मीद करेंगे ये 33,000 करोड़ का होगा। एक समय था कि प्रॉफिटेबिलिटी थी, बाद में एक डीप आया, धीरे धीरे प्रॉफिट कम हुए, और एक समय ऐसा आया कि एक बार कंपनी ने लॉस भी किया। ये यही समय था कि जब भी पीएसयू कंपनीज के बैंक्स के बुरे हाल थे, एनपीए बहुत बड़े थे, बाद में मर्जर की भी इफेक्ट आई। तो इसी वजह से एनपीए प्रोविजनिंग की वजह से इतना इफेक्ट आया कि एक बार कंपनी ने लॉस किया। जैसे उनमें से गवर्नमेंट के ने कुछ स्टेप्स लिए, बैंकिंग में एनसीएलटी की वजह से और एनपीए में भी जैसे सुधार आया, तो नेक्स्ट ईयर ही कंपनी ने एक मार्जिनली प्रॉफिट किया, और 2 साल के बाद सीधा लाइफ टाइम हाई प्रॉफिट के साथ आए। मतलब एक फटा पोस्टर निकला हीरो जैसा। दैट इज अ क्वालिटी ऑफ लीडर। जब सोचो कि ये
जायंट कंपनी है, यही समय पर जब प्रॉफिटेबिलिटी इफेक्ट है तो उसी दौरान सेल्स इतना इफेक्टेड नहीं था और एनपीए की वजह से इसको इतनी मार पड़ी। तो इससे कम क्वालिटी वाली कंपनियों को मार कितनी पड़ी हो वो आप फंडामेंटली भी देख सकते हो, आपको टेक्निकल चार्ट में भी ये चीजें रिफ्लेक्ट होती दिखेगी। और दूसरी बात कि जैसे यहाँ से थोड़ी पॉजिटिविटी आई, थोड़ा सा टर्न अराउंड स्टोरी हुआ, तो सबसे पहले कौन चला? ये चला नहीं है, भागा है, राइट। लाइफ टाइम प्रॉफिट, हाई प्रॉफिट, ये साल भी लाइफ टाइम हाई प्रॉफिट और इस साल 30,000। जब ये फेज में कंपनी थी, अगर आप 2 साल पहले का अगर प्रॉफिट फ्रॉम इट फैमिली का प्रेजेंटेशन देखोगे एसबीआई के बारे में, यही स्टेज था। उसी दौरान यहाँ हमने प्रेडिक्ट किया था कि विद इन ए शॉर्ट टाइम एसबीआई को हम देखेंगे 30,000 करोड़ का प्रॉफिट करती होगी, क्योंकि ये सभी जो था वो टेम्पररी इश्यू था। बाकी जो क्वालिटी, बाकी जो फैक्टर्स है वो फेवर करते थे कि जैसे भी यहाँ कुछ इंप्रूवमेंट आएगा सबसे पहले भागेगा तो एसबीआई भागेगा, राइट। तो और इस साल हम देखेंगे 30,000 नहीं, 30,000 से भी ज्यादा प्रॉफिट हम देखेंगे। नेट प्रॉफिट मार्जिन में देखो तो पहले कंपनी 10% के आसपास नेट प्रॉफिट मार्जिन पे चल रही थी। एनपीए की वजह से धीरे धीरे प्रॉफिटेबिलिटी कम हुई और एक समय ऐसा आया कि लॉस हुआ, लेकिन जैसे सुधार हुआ तो फिर से चलना शुरू किया है। अभी भी देखो तो नेट प्रॉफिट मार्जिन पहले जैसे नहीं हुए हैं, अभी तो इंप्रूवमेंट शुरू हुआ है, मतलब अभी तो पार्टी शुरू हुई है, यहाँ से तो चलना शुरू हुआ है, अभी तो दौड़ना बाकी है। नेट ग्रोस एनपीए देखो तो ग्रोस एनपीए धीरे धीरे थोड़ा बढ़ा था, एक समय ऐसा है कि 11% हो गया, एसबीआई का 11%, बाकी कंपनियों, बाकी पीएसयू बैंक का तो इससे भी ज्यादा था। लेकिन जैसे कुछ इंप्रूवमेंट आना शुरू हुआ, मैनेजमेंट की क्वालिटी देखो ये 11% का जो एनपीए था 3 साल में आधा हो गया, 5% से भी कम आ गया और इसी साल भी ये धीरे धीरे ग्रेजुअली कम ही होता जाए। ये जो चेंज हुआ है इसी की वजह से हम इसका डायरेक्ट इफेक्ट देख रहे हैं कि जैसे एनपीए बढ़ा, एनपीए कम हुआ, तो सेम थिंग डायरेक्टली प्रॉफिटेबिलिटी में इफेक्ट आई, प्रॉफिट कम हुआ था, अब सुधरना शुरू हुआ है, राइट। तो ब्रांचेस के हिसाब से देखो तो 2008 से कंटिन्यूस ब्रांचेस बढ़ते थे, एक जो जंप आया वो एक्विजिशन की वजह से हुआ था। अलग अलग जो छोटी छोटी कंपनियों को भी एसबीआई में मिलाया तो उसकी ब्रांच का भी नंबर्स यहाँ पर ऐड हो गया है। डिपॉजिट्स देखो तो 12% से डिपॉजिट्स कंटिन्यूसली बढ़ा है। डिपॉजिट तो वही चीज है कि जो लोग डिपॉजिट करते हैं उसके ऊपर तो बैंक को इंटरेस्ट देना है, तो यहाँ से तो उसके एक्सपेंसेस बढ़ेंगे, लेकिन उसके सामने जो बढ़ना चाहिए वो लोन एयूएम बढ़ना चाहिए, एडवांसेस बढ़ना चाहिए, तो एडवांस भी 12% सीएजीआर से बढ़ा है। रिजर्व भी देखो तो रिजर्व भी 30%, जैसे सेल्स प्रॉफिट बढ़ा है उसी तरह से रिजर्व भी 30% सीएजीआर से बढ़ा है, राइट। तो ये पूरा हिस्ट्री है। अभी इस ईयर रिसेंट में क्या चल रहा है, तो अगर 9 मंथ रिजल्ट के हिसाब से देखो तो सेगमेंट रेवेन्यू में सबसे ज्यादा 1 लाख करोड़ का जो बिजनेस है वो रिटेल बिजनेस से आता है, बाकी ट्रेजरी और कॉर्पोरेट बिजनेस से 18% इंश्योरेंस बिजनेस, जब एसबीआई लाइफ की बात कर रहे हैं 18% कंट्रीब्यूशन वहां से। और इस साल अगर सेगमेंट रेवेन्यू में देखो तो बाकी इतना ग्रोथ नहीं है, कॉर्पोरेट, रिटेल, ये सभी बैंकिंग में क्योंकि क्रेडिट ग्रोथ कम है तो यहाँ पर इतना ग्रोथ नहीं है, लेकिन इंश्योरेंस में ग्रोथ है क्योंकि पेंडेमिक की वजह से लोगों में एक अवेयरनेस आई है, लोग इंश्योरेंस लेना ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं, तो इंश्योरेंस बिजनेस में यहाँ पर हमें ग्रोथ दिख रहा है। लेकिन साथ में ये भी बात कि मेजर कॉस्ट में देखो, ऑब्वियसली बैंक है तो मेजर कॉस्ट तो इंटरेस्ट ही होगा, लेकिन सेकंड हाईएस्ट जो कॉस्ट आ रहा है वो इंश्योरेंस का है, क्योंकि इसी साल एपिडेमिक पेंडेमिक की वजह से क्लेम्स भी बढ़े। तो इंश्योरेंस बिजनेस में देखो तो मेजर कॉस्ट में लास्ट ईयर के मुकाबले 22% का ज्यादा कॉस्ट आया है, लेकिन ये तो टेम्पररी है, हर साल थोड़ी ना एक क्लेम आने वाले हैं। लेकिन जो अब इंश्योरेंस बिजनेस में जो बढ़ोतरी हुई है, जो सेल्स बढ़ा है, तो रेवेन्यू तो बढ़ना ही वाला है, तो ये टेम्पररी इश्यू है। जैसे यहाँ से रिकवरी होगी तो हम और एसबीआई के नंबर्स और भी इंप्रूव होते हुए देखेंगे। शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखें 2011 और 2022 का कंपैरिजन करें तो प्रमोटर का 61 से 58% हुआ है, म्यूचुअल फंड ने अपना स्टेक बढ़ाया 4% से 40% किया है, एफआईआर बैंक दोनों 30% थे, वो मार्जिनली कम होकर 10% के आसपास है, और रिटेल अभी 6% के पास स्टेगनेंट है। लास्ट बिहेवियर देखो, लॉन्ग टर्म में देखो अभी तक अगर 19-20 साल का तो उसका एवरेज जो ग्रोथ रहा है 14% रहा है, लेकिन 10 साल में 11%, और शॉर्ट टर्म में जो हमने देखा एनपीए और बाकी सभी जो दिक्कतें आई थी उन्हीं की वजह से ये ग्रोथ 7% का था, और रिसेंटली क्रेडिट ग्रोथ भी कम है, तो इसी वजह से लास्ट ईयर हमने सिर्फ 5% का
कोरोना की इफेक्ट आई पूरा फाइनेंस सेक्टर में, तो यहाँ पर भी दिख रही है। प्रॉफिटेबिलिटी भी सेम, लॉन्ग टर्म में 40% था, लेकिन शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म में 5% 3% के आसपास आके रुकी थी। इस साल जैसे एनपीए में इंप्रूवमेंट हुआ, बाकी सभी चीजें, प्रोविजनिंग कम हुआ है, तो इस साल हम देख रहे हैं कि प्रॉफिटेबिलिटी सेल्स के मुकाबले इसमें काफी सुधार है, राइट। तो मार्जिन में भी ये रिफ्लेक्ट होता है, 8% का एक एवरेज मार्जिन था, जो मीडियम टर्म में 6% था, शॉर्ट टर्म में घट के 3% हो गया था। तो इसी साल लास्ट ईयर फिर से 6% के आसपास आया है। करंट ट्रेंड देखो, तो करंट ट्रेंड में एनुअल में 5% सेल्स था, Q1 में 35 हुआ, लो बेस की वजह से इंप्रूवमेंट नहीं था, लेकिन लो बेस था, इसीलिए यहाँ नंबर दिख रहे हैं। लेकिन H1 में देखो तो 6% है, 9 मंथ में भी 7% है, तो हम उम्मीद करते हैं 7%। ये इतना अच्छा ग्रोथ नहीं है, राइट, क्योंकि ऑल ओवर फाइनेंशियल सेक्टर में हम देख रहे हैं कि क्रेडिट ग्रोथ की कमी है, इसी वजह से यहाँ पर हमें सेल्स ग्रोथ कम दिखता है। जैसे कि देखो ये जो रिसेंटली फाइनेंशियल सर्वे जो गवर्नमेंट का है, उसमें अगर आप बैंक का क्रेडिट ग्रोथ देखो तो अभी धीरे धीरे यहाँ से एक इम्प्रूवमेंट आना शुरू हुआ है, लेकिन वो भी पहले की कंपैरिजन में अभी क्रेडिट ग्रोथ बहुत कम है। तो इसका हमें डायरेक्टली यहाँ पर भी इफेक्ट दिखता है। पहले जो ये 40% के आसपास सेल्स था, 40% के आसपास जो सेल्स ग्रोथ था, वो भी 5-6% के आसपास रह गए। तो इस तरह से हम उम्मीद करेंगे कि लॉन्ग टर्म में मिनिमम 12% से बढ़ना चाहिए, राइट। प्रॉफिट भी 30% से बढ़े थे, और जैसे एनपीए प्रोविजनिंग इंप्रूव हुआ है तो प्रॉफिटेबिलिटी में हमें एक उछाल दिखा है। Q1 में 55% था, H1 में 57 हुआ, अभी 9 मंथ में 55% है। तो हम उम्मीद करते हैं कि इस साल प्रॉफिट 45% से बढ़ेंगे, लॉन्ग टर्म में 12% की उम्मीद है। सेम थिंग मार्जिन में भी, जो लास्ट ईयर एनुअल में 6% था, Q1 में 30% हुआ, और अभी ये 8 to 9% के आसपास मेंटेन कर रहा है, तो हम एक्सपेक्ट करेंगे 8% के आसपास। तो पूरा उस पीछे का पूरा एनालिसिस, फंडामेंटल, उसका पास्ट बिहेवियर देख के आपको क्या लगता है? जो अभी एक टर्न अराउंड स्टोरी हो रहा है, क्रेडिट ग्रोथ भी इंप्रूव हो रहा है, गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसीज है, एनसीएलटी आया है, एनपीए कम हो रहा है, तो ये सभी चीजें की वजह से हम कंजर्वेटिव रहते हुए 12% उम्मीद लगा रहे हैं। आपको क्या लगता है, 12% होगा क्या, उससे ज्यादा होगा? ऑब्वियसली उससे ज्यादा भी हो सकता है। आप अपने कैलकुलेशन, आप अपने नॉलेज के हिसाब से उसमें एस्टिमेट लगा सकते हो, लेकिन कंजर्वेटिव रहते हुए भी अगर हम 12% लेके चले, तो दूसरी बात ये, अभी के रिसेंट सर्वे के हिसाब से हम प्राइवेट सेक्टर बैंक के रिलेटेड ही बात करते हैं, तो जो ग्रोस एनपीए पूरे पिछले 3 साल का अगर कंपैरिजन देखो तो 11% 12% के आसपास हो गया था, वो धीरे धीरे कम होते होते अभी 8.5% के आसपास आ गया है, राइट। इससे क्या इफेक्ट आया, रिटर्न ऑन इक्विटी। जैसे हमने बताया कि लास्ट ईयर का हम देख रहे हैं, इसीलिए पूरा इंडस्ट्री का टोटल प्रॉफिट दिख रहा है 35,000 करोड़, लेकिन इससे आगे का देखो, मार्च 2019 में रिटर्न ऑन इक्विटी माइनस था, मतलब पूरा इंडस्ट्री का टोटल करो तो लॉस था, मार्च में भी लॉस था। इस साल से इंप्रूव हुआ है और अभी हम 8.5% के आसपास आ गए। तो इसी तरह से रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन एसेट में भी इंप्रूवमेंट आए, एनपीए घटते गए, तो डायरेक्टली इफेक्ट आया है रिटर्न ऑन इक्विटी पे। करंट ट्रेंड में भी एनपीए देखो तो अभी भी, तो लास्ट ईयर में 4.9% था, 4.98 था, वो धीरे धीरे कम होते होते अभी 4.5 के आसपास आ चुका है, राइट। एनपीए लास्ट 9 मंथ में 5 था, जो अभी रिसेंटली 4.5 हुआ। डायरेक्टली उसका इफेक्ट कहां पर आया कि प्रोविजनिंग जो 35,000 करोड़ का करना पड़ा था, वो भी 18.5 करोड़ का हुआ, तो डायरेक्टली यहाँ प्रॉफिट में इफेक्ट आया, प्रॉफिट में एकदम उछाल आया है, राइट। इसी हिसाब से अगर हम प्रेडिक्ट करते हैं तो सेल्स इस साल कंपनी 4 लाख से ज्यादा का सेल्स करेगी और 33,000 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट करेगी, राइट। माइलस्टोन के हिसाब से देखो तो अगले 2 साल के बाद 24 फाइनेंशियल ईयर में ये इंडिया का पहला बैंक ऐसा होगा कि जो 5 लाख से ज्यादा, 5 लाख करोड़ से भी ज्यादा का बिजनेस करता होगा, राइट। और 26 में देखें तो पहली बार एक गवर्नमेंट बैंक ऐसा निकल कर आएगा कि जिसका 50,000 करोड़ से भी ज्यादा प्रॉफिट आएगा। 2013 में 1 लाख करोड़ सेल्स होगा, 2032 में 1 लाख करोड़ का प्रॉफिट होगा, सॉरी 2030 में 10 लाख करोड़ का सेल्स होगा
और 2032 आते आते 1 लाख करोड़ का प्रॉफिट होगा और 2036 में 20 लाख करोड़ से ज्यादा का सेल्स और 1.5 लाख करोड़ से ज्यादा का प्रॉफिट आएगा। ये हमने 12% ग्रोथ के हिसाब से कैलकुलेट किया है। हम उम्मीद करते हैं कि एसबीआई ये हमारे एस्टिमेट को बीट करेगा और इससे भी ज्यादा बढ़िया ग्रोथ करके दे सकता है। इस हिसाब से अगर हम प्रेडिक्शन में देखें तो ईपीएस इस साल 36 रुपीज के आसपास होगा, 30 में 90 रुपीज होगा, 35 आते आते 160 रुपीज के आसपास होगा। तो इस हिसाब से अगर फेयर वैल्यू को कैलकुलेट करें तो फेयर वैल्यू 425 रुपीज इस साल का रहेगा, 30 में 1000 रुपये के आसपास होगा और 36 आते आते 1800 से 2000 रुपये के आसपास हो सकता है। थोड़ा टेक्निकल एनालिसिस देखें, फंडामेंटल तो चलता है लेकिन एसबीआई जो अभी कर रही है, हमने देखा कि ये बीच में जो प्रॉब्लम्स आया था उसी दौरान इसमें ये चला नहीं है लेकिन टूटा भी नहीं है, क्योंकि सेल्स बढ़ते थे, इफेक्ट था वो प्रॉफिटेबिलिटी में, वो टेम्पररी इश्यू था। जैसे सोल्व हुआ तो एसबीआई ने चलना नहीं दौड़ना शुरू किया और अब ये लाइफ टाइम प्राइस के आसपास चल रहे। हमने जैसे रिजल्ट में देखा लाइफ टाइम हाई सेल्स आया है, लाइफ टाइम हाई प्रॉफिट आया है। इस साल भी उम्मीद है कि लाइफ टाइम हाई सेल्स आएगा, लाइफ टाइम हाई प्रॉफिट आएगा, तो प्राइस भी लाइफ टाइम हाई आना ही चाहिए, उसको आना ही है। तो टेक्निकल और फंडामेंटल दोनों साथ में ही चलते हैं। तो ये है हमारा बाइंग रेंज जो हमने पहले बात कर लिया 380 to 440 के रिस्क में, और टारगेट 850 आएगा। अब क्या लगता है आएगा 850? कोई डाउट ही नहीं है। तो ये सभी चीजें टेम्पररी रेंज बाउंड हो सकता है। अभी लास्ट महीने में देखो तो जो चला था तो प्रॉफिट बुकिंग आया, ये सीधी लिटी में नहीं जाने वाला है, ये अप डाउन होते होते जाएगा, लेकिन 850 तो उसको नियर टर्म में आना ही है। एक जो चेंजेस हुआ है वो पूरा पीएसयू सेक्टर में हुआ है, पीएसयू बैंक में सभी में ये लागू होगा। एनपीए कम हुआ है, रिटर्न ऑन इक्विटी बढ़ा है, तो एसबीआई का यही हाल है तो बाकी सभी बैंकों का यही हाल होगा, राइट। तो देखो बैंक ऑफ बड़ौदा कोरोना के टाइम में 35-36 रुपीज के आसपास आ गया, वैसे 3 गुना हो चुका है। अगर आपने उसी समय इन्वेस्ट किया होता तो 1-1.5 साल में आपका 3 गुना रुपया हो गया होता। तो एसबीआई चला है, बैंक ऑफ बड़ौदा भी चलता है, लेकिन ये आधा स्टोरी है। पूरी सत्ता यही है कि वो तो अभी खड़ा होना शुरू हुआ है, चलने की तो बारी बाद है। जब एसबीआई ने दौड़ना शुरू किया है तभी ये बैंक ऑफ बड़ौदा की जो सेकंड हाईएस्ट है, अब हम जो कंपैरिजन कर रहे हैं वो फर्स्ट से सेकंड के साथ कर रहे हैं, अभी बॉटम में तो गए नहीं है। सोचो कि ये जब अपने लाइफ टाइम है के आसपास आएगा तब एसबीआई कहां पर होगा, ये डायरेक्टली यहाँ पर आपको रिफ्लेक्ट होता है। चलो ये तो थोड़ा अभी ये तो आपने 500 रुपये वाला दिखाया, अभी ये 100 रुपये वाला दिखाया, कुछ सस्ता दिखाओ, सस्ता चलो देखते। बैंक ऑफ इंडिया चार्ट आपको सब कुछ बता रहा है, यहां से आप उसका फंडामेंटल कैसा होगा वो भी आप जज कर सकते। हाँ, अभी इंप्रूवमेंट होना शुरू हुआ है, इकोनॉमी ग्रो हो रही है, क्रेडिट ग्रोथ धीरे धीरे बढ़ेगा, एनपीए धीरे धीरे कम होता है, तो यहाँ पर भी इफेक्ट आएगी, ऐसा नहीं है कि नहीं चलेगा। लेकिन सबसे ज्यादा कौन चलेगा? अगर कुछ फिर से इन फ्यूचर दिक्कतें भी आ सकती है, टेम्पररी हो सकती है, थोड़ा लॉन्ग स्टैंडिंग कुछ भी हो सकता है। तो अगर इसी तरह से अगर कोई दिक्कत आई तो सबसे पहले कौन टूटेगा, राइट। तो ये आपको यहाँ से पता है। अभी तो ये फिर भी थोड़ा 50 रुपये वाला है, कुछ पेनी वाला 10 रुपये वाला, क्योंकि 10 का है ना 100 जल्दी हो जाता है, 100 का 200 होने में बहुत टाइम लगता है, तो वो 10 रुपये वाला देख लो। यूको बैंक वहां पर भी यही हाल है, राइट। तो अगर आपको वेल्थ बनानी है, लॉन्ग टर्म में जाना है, एक वो कहावत है ना कि आपकी पर्सनालिटी कैसी है वो कैसे डिसाइड होता है, वो इससे डिसाइड होता है कि आप मैक्सिमम टाइम कैसे लोगों के साथ स्पेंड करते हैं। तो सेम थिंग यहाँ पर रिफ्लेक्ट होगी कि आपका लॉन्ग टर्म में वेल्थ कैसा रहेगा, आपका पोर्टफोलियो कैसा ग्रोथ होगा, वो उस पर डिपेंड है कि आपके पोर्टफोलियो में जो कंपनी है उसकी क्वालिटी कैसी है, तो आपका पोर्टफोलियो का क्वालिटी ऐसा होगा, राइट। तो ये पूरा स्टोरी है। अब आप खुद डिसाइड करिए, आप खुद अपना रिसर्च करिए और डिसाइड कीजिए कि हाँ, अभी हम जो बात करें पीएसयू बैंक की बात, इसलिए हम यहाँ पर प्राइवेट बैंक का कंपैरिजन नहीं देखते, वो पूरा अलग सेक्टर है। तो उसको आप मिक्स मत करिए कि एचडीएफसी इससे अच्छा है या तो आईसीआईसीआई अच्छा है या तो एक्सिस अच्छा है, वो बात नहीं है। अगर आपको पीएसयू सेक्टर में इन्वेस्ट करना है
तो पीएसयू में कौन होगा, राइट। ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज से बनाया गया है, ये कोई टिप्स रिकमेंडेशन नहीं है। आप अपने नॉलेज तो एडवाइजर के हिसाब से डिसीजन लेंगे। थैंक यू, लेट्स लर्न विथ प्रॉफिट फ्रॉम इट।